अभ्यास शीट नंबर 15 कक्षा 8वीं के अंतर्गत आज हम अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज की अभ्यास शीट नंबर 15 कक्षा 8वीं हिंदी भाषा 2। हमारे पास पहला प्रश्न है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्तें बताई। इसका उत्तर है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए यह शर्तें बताई कि ना तो पिंजरा खोलना है और ना ही पिंजरे को काटना है। इसे खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। प्रश्न नंबर 2 है, पिंजरे के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया। इसका उत्तर है, सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभी लोग जानना चाहते थे कि ये किशोर पिंजरे के चारों ओर आग लगाने से शेर कैसे पिंजरे से बाहर निकालेगा। यदि यह किशोर शेर को पिंजरे से बाहर ना निकाल पाया तो इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला। इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा, फिर उसने नौकरों से कहकर पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगने से सीसा धातु से बनी शेर की मूर्ति पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई। प्रश्न नंबर 4 है, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस प्रकार भिन्न है। आम स्टेशन प्रायः जमीन पर ही होते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन परिस्थिति और सुविधा के अनुसार जमीन पर, जमीन के ऊपर तथा जमीन के नीचे बना होता है। मेट्रो स्टेशन पर संगमरमर का फर्श और अत्याधुनिक बिजली के उपकरण लगे होते हैं, जो आम स्टेशनों पर नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 5 है, टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है। आइए जानते हैं। टोकन, यह एक यात्रा के लिए प्रति यात्री दिया जाता है। टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है। स्मार्ट कार्ड, यह प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है। पर्यटक कार्ड, यह 1 से 3 दिन तक की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। यह असीमित यात्रा के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, मेट्रो रेल के स्वचालित ऑटोमेटिक द्वार से जाने और निकलने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर है, मेट्रो रेल के स्वचालित द्वार से जाने और निकलने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क है, द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी में चढ़ जाना चाहिए। ख है, द्वार खुलते ही तुरंत गाड़ी से निकल जाना चाहिए। ग है, द्वार के बंद होने की स्थिति में ना चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, भूमिगत प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं। अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म की यहाँ बात हो रही है, तो आइए जानते हैं। भूमिगत प्लेटफॉर्म भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है। भूमि के अंदर ही पटरी बनाई जाती है जिस पर मेट्रो रेल चलती है। भूमिगत प्लेटफॉर्म में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो सामान्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 8, किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। इसका उत्तर है, जब अनिल शर्मा की बड़ी बहन को स्कूल में दाखिल करवाया गया तो अनिल शर्मा ने भी स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। 4 साल की आयु में अनिल शर्मा स्कूल में दाखिल हो गए। वे मेधावी छात्र थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। वे जितने अंकों का अनुमान लगाते थे उनके हमेशा उतने ही अंक आते थे। 1987 सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ में सफल होने वाले वे एक मात्र या अकेले युवक थे। इन बातों से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। प्रश्न नंबर 9 है, किस घटना से पता चलता है कि उनमें पूरा आत्मविश्वास था। इसका उत्तर है, अनिल शर्मा के बीएससी की परीक्षा में गणित में 100 में से 71 अंक आए। अनिल शर्मा ने अपनी मां को बताया कि उनका अनुमान था कि इस बार 91 अंक होने चाहिए थे। जब दोबारा मूल्यांकन करवाया गया तो उनके अंक सही निकले। इस घटना से पता चलता है कि अनिल शर्मा में पूरा आत्मविश्वास था। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया। इसका जवाब है, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए कहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो उनका बचपन, जवानी, बुढ़ापे का सारा समय इसी तरह निकल जाएगा।
नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, ये केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। किस्मत बनाना अपने हाथ में होता है और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, मनीष का चरित्र चित्रण करें। इसका उत्तर है, मनीष की आयु 7 से 8 वर्ष है। वह एक मेहनती और स्वाभिमानी लड़का है। अपने पिता के ना रहने पर भी वह अपने परिवार का पालन पोषण गुब्बारे बेचकर कर रहा है। वह अपनी माता और अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझता है। बड़ा होकर वह इंस्पेक्टर बनना चाहता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? इसका उत्तर है, अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कभी कमी नहीं आती। फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। प्रश्न नंबर 13 है, शेर शाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? इसका उत्तर है, जायसी एक आंख और एक कान से रहित थे, अर्थात उनका ना तो एक आंख थी और ना ही एक कान था। एक बार जब शेरशाह ने उसका उपहास उड़ाया था, उसकी मजाक बनाई, तो उन्होंने कहा, मोहे का हंस है कि कोहर हैं, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुम्हार अर्थात ईश्वर जिसने मुझे बनाया है उस पर हंसे हो। ये सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उसने उन्हें बहुत सम्मान दिया। प्रश्न नंबर 14 है, थॉमस एडिसन या थॉमस अल्वा एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे? इसका जवाब है, थॉमस एडिसन सुनने की लगभग शक्ति खो चुके थे। उनके ध्वनि से संबंधित आविष्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भलीभांति समझ लेता है। प्रश्न नंबर 15 है, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? इसका जवाब है, लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। यह लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? इसका जवाब है, बाबा आमटे ने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिता दी। वडोदरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा? इसका जवाब है, चंद्रशेखर अपने पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7,199 रन देकर 242 विकेटें ली। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। प्रश्न नंबर 18 है, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, राणा सांगा ने बचपन में एक आंख और बाद में युद्धों में एक हाथ और पैर भी खो दिया, लेकिन इसका उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ता। अपने विरोधियों के दांत खट्टे किए। उसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की भी एक आंख चेचक के कारण खराब हो गई थी और उन्होंने भी वीरता पूर्वक अपने दुश्मनों को परास्त किया। प्रश्न नंबर 19, आइए देखते हैं, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है, इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? इसका जवाब है, दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। हमने मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने। मुसीबतों को का दृढ़ता, आत्मविश्वास और एकाग्रता से सामना करना है, तभी हमारा भाग्य संवर सकता है, क्योंकि ईश्वर की भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद कैसे है? इसका जवाब है, हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तम हिंद है। प्रश्न नंबर 21 है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? इसका जवाब है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते थे। घर में चिमटा नहीं था। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी। उसकी उंगलियां ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 22 है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई?
इसका जवाब है हामिद के हाथों में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में इसलिए आई कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए तथा खिलौने आदि खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद चिमटा खरीद लाया है। इस पर अमीना को क्रोध आ गया और उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। प्रश्न नंबर 23, ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करें। ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ था। रोजे रखने वालों की कई पंक्तियां लगी थीं। यहाँ सब लोग बराबर थे। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते थे। एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही काम करते। प्रश्न नंबर 24 है हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लगभग 100 शब्दों में लिखें। हामिद बड़ा बुद्धिमान लड़का है। वह अमीना के लिए पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए चिमटा लाता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां ना जलें। वह बड़ा संतोषी व त्यागी भी है। बड़ी बुद्धिमत्ता से अपनी युक्तियां देकर अपने साथियों को कायल कर लेता है। सब उसे अपने खिलौने दिखाने लगते हैं और उसका चिमटा देखते हैं। वह अपनी दादी से भी बहुत प्रेम करता है। प्रश्न नंबर 25 है साइंस सिटी में आपको जो देखने में सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। इसका जवाब है साइंस सिटी में सबसे अच्छा डायनासोर पार्क लगा। इसमें सब तरह के अलग अलग डायनासोर हैं। ये 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाए गए हैं। 35 फुट ऊंची विचित्र आकृति में 4 हिलते जुलते मुंह फैलाते तथा आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, स्पष्ट करें। इसका जवाब है यह बात सच है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यहाँ विज्ञान के मुश्किल विषयों को बड़े ही सरल व खेल विधि के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी तथा दिखाए जाने वाले 4 शो के साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। प्रश्न नंबर 27 है सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। सहयोग पाठ में सहयोग के 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक गांव में बाढ़ आ जाने पर एक अंधा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इसी प्रकार शिकारी के जाल में फंसे कबूतर परस्पर सहयोग से ही जाल को ले उड़े और मरने से बच गए। प्रश्न नंबर 28 है सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखें। इसका जवाब है हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। आपसी सहयोग से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। आपसी सहयोग से हमारे कठिन काम भी सरल बन जाते हैं। परस्पर सहयोग से वस्तुतः दोनों पक्ष को लाभ होता है। जैसे स्कूल में अगर 2 सहपाठी साथ साथ बैठकर पढ़ाई करने में एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो इससे दोनों का ही भला होता है। प्रश्न नंबर 29 है बागा गांव के बारे में आपने क्या जाना। इसका जवाब है बागा गांव अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजादी से पहले अंग्रेजों के समय बागा गांव पंजाब के लाहौर डिवीजन में स्थित था। बागा गांव विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान को दो देशों में बांटता है। यह गांव दोनों देशों के मध्य थल यातायात का एकमात्र साधन है। संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। प्रश्न नंबर 30 है बागा पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है। इसका जवाब है बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म प्रायः शाम 5:30 बजे शुरू होती है और लगभग आधे पौने घंटे में संपन्न होती है। देशभक्ति के गीत ऊंची आवाज में लगाए जाते हैं। बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह और जोश में से परेड करते हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अपने अपने देश के झंडे को उतारकर संभाल कर रख लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है। इसका जवाब है क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पृथ्वी पर पानी को उपलब्ध करवाती है। दुनिया के आधे से अधिक भाग में पानी है और अगर पानी ना हो तो धरती पर जीवन की संभावना भी खत्म हो सकती है। इसी तरह से सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। प्रश्न नंबर 32 है जहरीली गैसों को कौन कौन से स्रोत हैं। जहरीली गैसों के मुख्य स्रोत अधिकतर वाहन जैसे कि बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर आदि, खाना बनाने के लिए जलाई जाने वाली लकड़ी के कारण, सिगरेट बीड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला धुआं जो है वो जहरीली गैसों के मुख्य कारण है जो जहरीली गैस को बढ़ाते हैं।
प्रश्न नंबर 33 है वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ओजोन की क्या भूमिका है। इसका जवाब है धरती से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन की पतली परत है। एयर कंडीशनरों और रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस तथा स्प्रे से निकलने वाली गैस इस परत को नुकसान पहुंचाती है। इस परत को पहुंचने वाले इस नुकसान के कारण सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सीधी पहुंचनी शुरू हो गई हैं, जिससे सांस त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। प्रश्न नंबर 34 है अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। इसका जवाब है अम्लीय वर्षा वास्तव में तेजाब के रूप में बरसने वाला पानी समझा जाता है। वास्तव में कारखानों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो वर्षा के पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। प्रश्न नंबर 35 है पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। इसका जवाब है पेड़ वायुमंडल को शुद्ध करने में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण वाली भोजन बनाने की क्रिया से सोख लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अतः वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और उसे शुद्ध रखने के लिए सर्वत्र अधिक पेड़ लगाने की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 36 है लेखक ने इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया है। मेरा दम घुटता है पाठ के अनुसार उत्तर दें। लेखक ने गैसों की बैठक के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हमें अपने वायुमंडल को सभी रसायनों से बचाकर रखना चाहिए। ऑक्सीजन ही जीवन का मूल आधार है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ही मनुष्य को जीवनदायी तत्व वायु और जल प्रदान करते हैं। शुद्ध वायु के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए मानव को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा वायुमंडल शुद्ध एवं स्वच्छ बन रख सके। 37 नंबर प्रश्न है कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। इसका जवाब है कल्पना चावला बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ STS-87 अंतरिक्ष यान द्वारा पहली उड़ान भरकर अपना सपना पूरा किया। 38 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उसकी जीवन की अंतिम यात्रा बनी, स्पष्ट करें। इसका जवाब है कल्पना चावला ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू की। फरवरी 2003 को 16 दिनों के बाद जब यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान लौट रहा था, तभी पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया और इस दुर्घटना में कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं। इसका जवाब है कल्पना चावला के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन में आत्मविश्वास, परिश्रम एवं निष्ठा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भले ही कल्पना चावला इस संसार में नहीं रही, वह इस संसार के सभी युवाओं के लिए निसंदेह प्रेरणा स्रोत बनकर अमर हो गई है। 40 नंबर प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना। पाठ में क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया। इसका जवाब है लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि सभी क्रांतिकारी लाला जी के समर्थन में आ गए। सभी ने मिलकर साइमन कमीशन को वापस जाने के नारे लगाकर शांतिपूर्ण विरोध किया। 41 नंबर प्रश्न है लाला जी की मृत्यु का बदला क्रांतिकारियों ने कैसे लिया। इसका जवाब है लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद ने एक योजना बनाई। वे गुप्त स्थान पर लाहौर माल रोड पर इकट्ठे हुए। उन्होंने जय गोपाल के इशारे पर सांडर्स को गोलियों से भून दिया। 42 नंबर प्रश्न देखिए, विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। इसका जवाब है विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु सुखदेव असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दी गई। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास शीट में जितने भी हमने आज ये बड़े प्रश्न किए हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें, इनका अच्छे से अभ्यास करें तथा अपने जो अंक हैं परीक्षा के दौरान इस भाग में सुनिश्चित करें। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस अभ्यास शीट के माध्यम से इन प्रश्नों का जो है अच्छे से अभ्यास करेंगे। अगली अभ्यास शीट में कुछ और प्रश्नों के साथ हम जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।